आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ सिर्फ आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और हम पहुंच चुके हैं 16 नंबर प्रश्न तक, अर्थात एवरेज जो चैप्टर है, एवरेज चैप्टर के हम 15 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं और आपके सामने यह 16 नंबर प्रश्न है। और यह सभी प्रश्न RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती हैं, इसी हम किताब से आपके सामने प्रश्नों को लाते हैं। और इस किताब से हम 3 चैप्टर को खत्म कर चुके हैं और चौथे चैप्टर की ओर बढ़े हैं और औसत चैप्टर के हम 16 नंबर प्रश्नों को आज हल करेंगे और उससे आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस 16 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि 40 केजी भार का एक व्यक्ति शामिल हो जाता है तो एक समूह का औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है। और जैसे ही 40 केजी भार का एक व्यक्ति शामिल हो जाता है किसी समूह में, तो उसका औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है। यदि इस व्यक्ति का भार 28 केजी रहा होता तो समूह का औसत भार 1 केजी कम हो जाता। अगर 40 केजी रहता है तो 1 केजी औसत भार में बढ़ोतरी हो जाता है और 28 केजी का अगर रहता है तो 1 केजी कम हो जाता है। तो आगे हमें बताना है कि समूह का वास्तविक भार कितना है, हमें यह बताना है। तो सबसे पहले ऐसे जब हमारे सामने प्रश्न हो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भार और यहाँ पर लिखेंगे औसत की कितना भार से कितना औसत की बढ़ोतरी हो रही है या घट रहा है। जैसे ही हम 40 केजी की जब बातें करते हैं कि अगर 40 केजी भार का एक व्यक्ति जब ग्रुप में शामिल हो जाता है, जब समूह में शामिल हो जाता है, तो 1 केजी प्लस हो जाता है, मतलब प्लस पॉजिटिव 1 केजी हो जाता है। ऐसे हम लिख सकते हैं कि प्लस 1 केजी हो जाता है, तो प्लस 1 केजी लिख दिए। अगर वही व्यक्ति 28 केजी का रहता है, 28 केजी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, और वही व्यक्ति 28 केजी रहता है तो 1 केजी माइनस हो जा रहा है। मतलब जैसे ही वह व्यक्ति किसी समूह में शामिल होता है, तो जब 40 केजी भार के साथ उस समूह में शामिल होता है तो 1 केजी बढ़ जाता है उस समूह का औसत भार। लेकिन जैसे ही वो 28 केजी भार के साथ उस समूह में शामिल होता है तो 1 केजी घट जाता है, तो उस समूह का वास्तविक भार बताना है। आखिर प्लस और यहाँ पर जीरो होगा तो जीरो से बड़ा होगा, प्लस 1 होगा, वहां पर जीरो, तो जीरो एक ऐसा भार है अगर कोई भार नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा, अगर जीरो पर मतलब सामान्य रहेगा, तो हम मान लेंगे कि उसका जो औसत भार है वो वास्तविक औसत भार है। क्योंकि 40 केजी का हो रहा है तो जीरो से एक बार बढ़ जा रहा है, क्योंकि यह वास्तविक औसत भार हम कह सकते हैं कि वास्तविक औसत भार हम मान लिए कि यह है वास्तविक औसत भार। वास्तविक औसत भार मान लिया हम जीरो है। अगर जैसे ही जीरो से 40 केजी उसमें शामिल हो रहा है तो 1 केजी बढ़ जा रहा है, मतलब जीरो के ऊपर चला जा रहा है 1 केजी। और जैसे ही वो 28 केजी के साथ शामिल हो रहा है तो 1 केजी जीरो से माइनस हो जा रहा है, यानी यही वास्तविक भार है। तो हमें यही वास्तविक भार हमें बताना है कि वह कितना होगा। अगर हम मान लेते हैं 28 पर से 12 बढ़ रहा है, यानी प्लस 12 केजी कर रहे हैं, तो वह भार 1 केजी बढ़ रहा है, मतलब औसत भार में 1 केजी की बढ़ोतरी हो जा रही है। अगर यहीं पर 12 केजी माइनस कर रहे हैं, माइनस 12 केजी, तो वही भार माइनस में 1 केजी हो रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जैसे ही वो 6 केजी पर जा रहा है, मतलब वो 6 केजी के साथ जैसे 12 केजी पर एक बढ़ रहा है, तो 12 केजी घटा रहे हैं तो माइनस में चल रहा है। तो जैसे ही जब 6 केजी इसका आधा करेंगे, यानी जैसे ही 6 केजी के साथ यानी 34 केजी पर जब जाएगा, यानी 34 केजी भार के साथ यह अगर व्यक्ति शामिल होता है, अगर 34 केजी हम मान लेते हैं इसका वास्तविक भार है, जैसे ही 6 केजी प्लस हो रहा है तो 6 केजी इसमें 34 में 6 जुड़ रहा है, यानी 40 हो रहा है, तो 1 केजी बढ़ जा रहा है, और 34 में से 6 घट रहा है तो 1 केजी माइनस हो जा रहा है। हमें यह समझना होगा कि जैसे 12 केजी का अंतर है, 12 केजी का अंतर में 2 अंकों का अंतर हो रहा है, यानी 2 केजी का अंतर है, 2 केजी का अंतर है। अगर 12 केजी हम इसमें ग्रुप में अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो 2 केजी का अंतर हो, 1 केजी और यहाँ पर 2 केजी का अंतर हो रहा है। अगर जैसे ही वो 6 केजी का अंतर के साथ शामिल होगा, यानी वो 34 केजी औसत भार है, अगर 34 केजी औसत भार है तो अगर 6 केजी बढ़ाएंगे तो प्लस में, अगर फिर 6 केजी माइनस करेंगे तो -1 में चला जाएगा। तो इसी तरह से जो औसत भार है 6 के बराबर, यानी 6 केजी इसमें अगर जोड़ देते हैं या 6 केजी 40 में से घटा देते हैं तो वास्तविक भार 0 पर नहीं बढ़ेगा और नहीं घटेगा।
तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वास्तविक भार है जो, तो वास्तविक भार बराबर हो सकता है 34 केजी। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कहता है कि 16 नंबर प्रश्न है, तो विकल्प को देख लेते हैं। सोलह नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए में दिया है 34 और हमारा भी उत्तर आया है 34। मतलब यह कह रहा है कि मतलब वास्तविक भार, अगर 34 में 6 जोड़ेंगे तो +1 हो जाएगा, 40 केजी हो जाएगा, और 34 में 6 घटा देंगे तो 28 केजी और -1। तो इस तरह से हम 16 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 17 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब आपके सामने है 17 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 17 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 17 नंबर प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न कह रहा है कि किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 3000 है। इसके बाद कह रहा है कि औसत वेतन 3000 है यदि इन श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी शामिल है। मतलब कुल ही श्रमिकों, जो सभी श्रमिक है उसका औसत वेतन अगर 3000 है और उसमें 12 उच्च अधिकारी है जिनका औसत वेतन 12000 है, तो शेष श्रमिकों का औसत वेतन 2500 है। तो श्रमिकों की कुल संख्या हम ज्ञात करना है। इस 3000 सभी का औसत वेतन है, जिसमें 12 उच्च अधिकारी है, तो उच्च अधिकारियों का जो औसत वेतन है 12000, जबकि अन्य श्रमिकों का औसत वेतन है 2500। तो श्रमिकों की कुल संख्या बताना है। तो ऐसे जब हमारे सामने प्रश्न होता है हम एलिगेशन मेथड लगा देते हैं, और जैसे ही करेंगे एलिगेशन मेथड के साथ, 3000 तो सभी का है। मतलब 3000 के अंतर्गत जो औसत वेतन है 3000, इसके अंतर्गत में आ जाएंगे उच्च अधिकारी भी और श्रमिक भी। इसके बाद कह रहा है कि जैसे हम ऐसे बना लेंगे, और जैसे कह रहा है कि 12000 मतलब 12 उच्च अधिकारियों का वेतन, अगर औसत वेतन 12000 है तो हम यहाँ पर 12000 लिख सकते हैं। और कह रहा है कि 2500 अन्य श्रमिकों का, मतलब 2500 जो है, जैसे ही हम कह रहे हैं कि 12000 तो उच्च अधिकारियों के लिए है और 2500 अन्य श्रमिकों के लिए है। औसत वेतन अन्य श्रमिकों का जो औसत वेतन है 2500, जबकि 12 ही उच्च अधिकारी है उनका औसत वेतन 12000 है। अब हम इसका कुल श्रमिकों की जब संख्या निकालेंगे, तो जैसे ही 25 और यहाँ पर 3000 करना है तो हम 500 जोड़ देंगे तो 3000 हो जाएगा, और यहाँ पर 12000 है, यहाँ पर 9000 घटा देंगे तो 3000 इसका औसत वेतन हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं, जैसे ही हमारे सामने जब ऐसे प्रश्न हो, तो मान लीजिए अगर 2500 औसत वेतन श्रमिकों का है तो 500 जोड़ेंगे तो 3000 औसत वेतन हो जाएगा, और 12000 उच्च अधिकारियों का है तो अगर हम 12000 है तो 9000 घटा देंगे तो 3000 बच जाएगा। अब कह रहा है कि जैसे ही एक अधिकारियों का, जैसे ही एक अधिकारी है तो उसका 500 है औसत वेतन, तो 12 उच्च अधिकारी है तो हम 12 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 12। मतलब हम यहाँ पर करना चाहेंगे, अगर यहाँ पर 500 जोड़ेंगे 2500 में तो 3000 हो जाएगा औसत वेतन। यहाँ पर 12000 में से 9000 को घटा देंगे तो 3000 औसत वेतन, जबकि संख्या उच्च अधिकारियों की संख्या 12 है। तो मान लीजिए अगर एक का औसत वेतन 500 है तो हम 12 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। यानी उच्च अधिकारियों की जो औसत व्यक्ति उच्च अधिकारियों की संख्या 12 है, और यहाँ पर 12 आ भी गया है, और 500 से 9000 में भागा देंगे तो 18 होगा। यानी 18 5 का 90 होता है, 90 होता है तो 18 लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम 12 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 दूनी का 16, और यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी का 16 और 2 को में 2 तो 18, 2 1 3, तो 18 दूनी का 36। तो इस तरह से हम यहाँ पर 36 लिख देंगे, यहाँ पर हम गुणा कर दे रहे हैं। 18 गुणे जब 12 करेंगे तो 8 दूनी का 16, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 8 8, फिर यहाँ पर 6 8 3 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तब 116 ना, यहाँ पर 216 है तो 216, तो 216 हम लिख दिए। मतलब ऐसे जब 2500 में 500 जोड़ेंगे तो औसत वेतन 3000 हो जाएगा अन्य श्रमिकों का।
और जो कि 12,000 में से 9,000 को घटा देंगे तो जो उच्च अधिकारी है उनका वेतन 3,000 हो जाएगा औसत वेतन। तो 12 गुणे 1 गुणे 12, क्योंकि 12 ही तो उच्च अधिकारी है, तो 1 गुणे 12 करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 18, 18 5 का 90 होता है, तो 9,000 में जो 500 से भागा देंगे तो 18 आएगा। तो 18 में फिर से 12 से गुणा कर देंगे तो 216, तो 216, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 18 प्लस 1 कर देंगे तो 18 प्लस 1 हो जाएगा 19। तो यहाँ पर एक मतलब एक है, मतलब एक व्यक्तियों के लिए यह है 500, तो 18 यहाँ पर है, तो 18 एक 19 हुआ, तो 19 गुणे जब 12 करेंगे तो हो जाएगा 228। तो इस तरह से जो हमारा जो कुल श्रमिक होंगे, कुल श्रमिक बराबर हो जाएगा 228। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कह रहा है 17 नंबर प्रश्न का। तो 17 नंबर प्रश्न हमारे सामने है और 17 नंबर प्रश्न का ये विकल्प देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी में दिया है 228 और हमारा भी आया है 228, यानी कुल श्रमिकों का जो संख्या होगी 228 होगी। तो इसके बाद कुल श्रमिकों की कुल संख्या पूछ रहा है और 228 आया भी है। तो अब आपके सामने होगा 18 नंबर प्रश्न। तो आइए 18 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 18 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 18 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और 18 नंबर प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए। मतलब कोई बल्लेबाज अगर 13वीं पारी में वो 85 रन बना देता है तो उसके औसत भार में 5 रन बढ़ जाता है। तो 13वीं पारी के बाद में उसके औसत रन ज्ञात कीजिए। मतलब जैसे ही वो 13वीं पारी में 85 रन बना दे रहा है तो उसका औसत भार, औसत जो रन है वो 5 रन बढ़ गया। तो 13वीं पारी के बाद में उसका औसत रन बताना है। तो मान लीजिए हम औसत मान अगर हम मान लेते हैं कि औसत रन उसका जो 12वीं पारी के रन होगा, औसत रन बराबर अगर हम मान लेते हैं 1 से, औसत रन अगर 1 से है तो वो 13वीं पारी में तो 85 रन बनाए, इसके पहले वो 1 रन के हिसाब से औसत के बनाता होगा, यानी 12x प्लस 13वीं पारी, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12x प्लस 85, क्योंकि 12 पिछली 12 पारियों में वह x की औसत से रन बना रहा है और 13वीं पारी में वह 85 रन बना देता है। तो औसत बराबर होता है यहाँ पर 13 लिख सकते हैं, क्योंकि 12x यानी 12 के औसत से वो पिछली 12 मतलब x के औसत से पिछली 12 पारियों में रन बना रहा है और 13वीं पारी में 85 रन बनाया। तो हम यहाँ पर 12 पारी यहाँ पर एक 85 जोड़ रहे हैं तो वह 13वीं पारी हो गया। यहाँ पर बाटा 13 लिखा है कि कुल जो पारी है वो 13 ही पारी है और कह रहा है कि जो इसका औसत है वो x प्लस 5, यानी जो इसका औसत रन है उसमें 5 रनों की बढ़ोतरी हो जाती है, 5 रन बढ़ गए तो हम यहाँ पर 5 रन बढ़ा भी दिए हैं। तो यह प्रश्न कर रहा है कि पिछली 12 पारियों में वो x की औसत से रन बना रहा है, लेकिन 13वीं पारी में वो 85 रन बना देता है तो हम 85 लिख दिए हैं। कुल पारी है 13, तो कुल पारी हम बाटा में 13 लिख दिए और इसका औसत जो है औसत में 5 रनों की बढ़ोतरी हो जा रही है तो प्लस 5 लिख दिए हैं। अब आगे करेंगे 12x प्लस 85 अब बराबर हो जाएगा 13x प्लस 65, 13 5 का 65 होता है और यहाँ पर यह जाएगा इधर तो हो जाएगा और 85 में से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 85 में से अगर 65 को घटा देते हैं तो यहाँ पर 13x माइनस 12x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, तो 20 बराबर हो जाएगा x। तो इस तरह से जो औसत भार होगा 20 होगा, यानी औसत जो x बराबर 20 हो गया, यानी जो औसत रन है पिछली 12 पारियों में, पिछली 12 पारी में जो औसत रन होगा, 12 पारी में अगर औसत रन 20 है तो 13वीं पारी में अगर 13वीं पारी के बाद 13वीं पारी के बाद जैसे ही वो 85 रन जोड़ दे रहा है तो 20 प्लस 5 रनों के औसत भार में बढ़ोतरी यानी 25 हो जाएगा।
तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। इस प्रश्न को शायद आप समझ पा रहे होंगे कि पिछली 12 पारियों में वो 1 की औसत से रन बना रहा है, लेकिन 13वीं पारी में वो 85 रन बना दे रहा है। तो 12 पारी के बाद हम 85 जोड़ते हैं तो 13 पारी हो गया, और 13 से भाग दे देते हैं तो औसत निकल जाता है। तो इसका औसत में 5 रनों की बढ़ोतरी, तो औसत 1 से तो 5 रन बढ़ गए। इसके बाद कह रहे हैं कि तो हम इसको घटा करते x की वैल्यू, यानी जो औसत पिछली 12 पारियों की औसत है 20 रन, यानी 20 रन प्रत्येक पारियों में वह रन बना रहा है, और लगातार 12 पारियों में रन बनाया। लेकिन 13वीं पारी में 85 रन बनाने के बाद उसका औसत रन जो है 5 रन बढ़ गया, यानी 20 + 5 यानी 25। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 18 नंबर प्रश्न का विकल्प कौन सा कह रहा है। तो 18 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी में दिया है 25, और हमारा भी उत्तर आया है 25। तो शायद आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम 18 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 19 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 19 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 19 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 19 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और 19 नंबर प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न कह रहा है कि एक सेब, एक संतरे और एक आम का औसत मूल्य 36 रुपया है। तो मतलब सेब, संतरे और आम का अगर औसत मूल्य 36 रुपया है, एक सेब और एक संतरे का औसत मूल्य 28 रुपया है, तथा एक संतरे और एक आम का औसत मूल्य 32 रुपया है। तो केवल संतरे का औसत मूल्य हमें निकालना है, यानी संतरे का केवल मूल्य, आइए मूल्य है कि औसत मूल्य, केवल मूल्य निकालना है, यानी एक संतरे का केवल मूल्य हमें निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो औसत बराबर होता है, हम यहाँ पर सबसे पहले औसत बराबर हम जानते हैं, इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। यानी एक सेब, एक संतरे और एक आम का औसत मूल्य 36 रुपया है। तो औसत मूल्य बराबर होता है कि संख्याओं का योग अपान संख्या। तो वह संख्या कितना है हमें यह लिखना होगा। तो औसत मूल्य अगर 36 रुपया है, अगर 3 सेब, एक सेब है, संतरा है और एक आम है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इनका जो योग है, तो हमें नहीं मालूम है कि वह कितना कितना है, यानी कितना सेब है कितना, यानी एक सेब, एक संतरे और एक आम है, यानी 3 है। तो हम 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर है यानी एक सेब, एक संतरे और एक आम का औसत मूल्य है 36 रुपया। तो यहाँ पर 3 संख्या और 3 यह भी है, यानी हम लिख सकते हैं अगर योग बताना होगा तो योग मतलब जैसे ही ऐसे जो प्रश्न हमारे सामने हो, मान लीजिए अगर योग इनका x है, हम मान लेते हैं अगर योग x हो रहा है तो x बराबर हो जाएगा 36 18 1 33 का 9 1 8, यानी 108 हो गया। 108 में एक सेब, एक संतरे और एक आम का औसत मूल्य 36 है, यानी इसका जो योग है मतलब जो कितने वह सेब है कितने संतरे हैं, ये इस तरह से 108 है। तीनों मिलाकर इनकी संख्या है 108। अब हम आगे करेंगे, फिर हम आगे की बातें करेंगे। तो जैसे ही आगे कह रहा है कि एक सेब और एक संतरे का औसत मूल्य 28 है, यानी एक सेब है और एक संतरा है। या जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने होते एक और माध्यम है, मान लीजिए अगर सेब और संतरे का जो मतलब औसत मूल्य अगर 28 है तो 28 दूनी का 56 2 होगा। तो इस तरह से जब ऐसे करेंगे तो एक और माध्यम है, हम उस माध्यम से करना चाहेंगे, यानी आसानी से हम कर सकते हैं और शायद आप आसानी से समझ पाएंगे भी। यानी कह रहा है यह प्रश्न कि एक सेब, एक संतरे और एक आम का औसत मूल्य 36 है, यानी हम यहाँ पर सेब लिख सकते हैं। तो सेब प्लस है तो प्लस संतरा कर देंगे, प्लस संतरे और प्लस आम है। सेब प्लस संतरा प्लस आम का हम औसत ही डायरेक्ट लिख रहे हैं, यानी 36 रुपया है। हम यहाँ पर RS लगा दे रहे हैं, यानी सेब प्लस संतरा प्लस आम का जो औसत मूल्य है 36 रुपया है। हम औसत मूल्य के माध्यम से ही इसका मूल्य निकाल देंगे। अगर इसके बाद कह रहा है कि एक सेब और एक संतरे का औसत मूल्य 28 रुपया है, यानी सेब प्लस संतरा, यानी सेब प्लस संतरे का जो मूल्य है औसत मूल्य है वो है RS 28 रुपया। तो हम 28 रुपया लिख दिए हैं। एक संतरे और एक आम का, यानी यहाँ पर संतरा लिख सकते हैं, संतरे और प्लस आम का जो औसत मूल्य है, संतरे प्लस आम, यानी संतरे प्लस आम का औसत मूल्य 32 है। तो इस तरह से हम जब हमारे पास सेब संतरे, यहाँ पर संतरे और आम, तो संतरे का हम मूल्य निकाल सकते हैं। तो जैसे ही ऐसे जब हमारे सामने प्रश्न होता है, यहाँ से जैसे सेब और संतरे बराबर है 28 रुपया, इनका औसत मूल्य अगर 28 रुपया है,
यानी सेब और संतरे का जो औसत मूल्य है 28 रुपया है, और संतरे और आम का मूल्य औसत मूल्य 32 रुपया है। तो यहाँ पर हम RS लिख देंगे। अगर हमें यहाँ से संतरे और आम का मूल्य इसमें रख देंगे, इसको हम इक्वेशन बनाए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड है। अगर हम इसको अगर इसमें हम रखते हैं, यानी संतरे प्लस आम का अगर मूल्य यहाँ पर रखते हैं, तो सेब का मूल्य हो जाएगा 36 प्लस, यानी इसको लिख सकते हैं कि सेब प्लस 32 बराबर हो जाएगा 36 रुपया। क्योंकि यहाँ पर संतरे और आम का मूल्य जो औसत मूल्य है 32 रुपया, तो यहाँ पर अगर हम इसके मूल्य पर रखेंगे 32 रुपया, तो इधर जाएगा तो वह सेब बराबर लिख सकते हैं। तो जो सेब का औसत मूल्य होगा 36 में से अगर 32 को घटा देंगे तो 4 रुपया हो जाएगा, यानी सेब का जो मूल्य होगा 4 रुपया होगा। और इस सेब में रखेंगे मतलब 4 प्लस, यानी जब जैसे ऐसे है तो सेब प्लस संतरे, सेब प्लस संतरे जो बराबर है 28 रुपया के। तो यहाँ पर सेब का मूल्य मालूम है, तो संतरे बराबर लिख सकते हैं 28 में से 4 को घटा देंगे तो 24, यानी RS 24 रुपया। तो इस तरह से जो हमारा उत्तर आया 24। तो एक बार हम देख भी ले रहे हैं विकल्प को। मतलब जैसे ही हमारे सामने है सेब प्लस संतरा प्लस आम, तीनों के जो मूल्य है औसत मूल्य 36 रुपया है। सेब और संतरा का 28 रुपया, संतरे और आम, तो संतरे और आम का जो 32 रुपया औसत मूल्य, हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा सेब प्लस 32 यानी 36। तो यहाँ पर सेब में से जब 36 में से 32 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो सेब का जो मूल्य होगा 4 रुपया। तो यहाँ पर सेब प्लस संतरे का मूल्य अगर 28 रुपया है, तो सेब का मूल्य मालूम है 4 रुपया, तो संतरे का मूल्य निकाल सकते हैं। 28 में से 4 घटाएंगे तो 24, और हमारा उत्तर भी आया है 24। आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी में दिया है 24, और हमारा भी उत्तर आया है 24। तो इस तरह से 19 नंबर शायद आप देख पा रहे होंगे। तो 19 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 20 नंबर प्रश्न। अब आपके सामने है 20 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 20 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और यह प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन 48 केजी है। यानी एक ट्रक है और 4 कार है, उसका औसत वजन 48 केजी है। यदि एक ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए, यानी जो ट्रक है उसके वजन को अगर निकाल दिया जाए, तो इनके औसत वजन में 1 केजी की कमी हो जाती है। तो ट्रक का हमें वजन बताना है कि ट्रक का कितना वजन है। यानी हम ट्रक को हम टी से अगर टी से प्रदर्शित कर रहे हैं, और कार को हम लिख सकते हैं कार बराबर सी लिख सकते हैं। यानी हम ट्रक को टी लिखेंगे और कार को सी लिखेंगे। इसके बाद एक ट्रक है और 4 कार है, तो एक ट्रक पर है तो ट्रक, और 4 कार है तो 4 गुणे सी लिख दिए हैं। क्योंकि ट्रकों की संख्या 1 है और कारों की संख्या 4 है, तो 4 सी लिख दिया है। इसके बाद कहा है कि औसत वजन 48 केजी है। तो औसत बराबर होता है कि इनके संख्याओं का योग, और कितने जो संख्या में कितने हैं हमें यह बताना होगा। तो एक ट्रक है और 4 कार है, तो 4 प्लस 1 हम कर दिए हैं, मतलब इनका योग कर दिया, और संख्या कुल मिलाकर है 5। तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब बराबर होता है औसत के, तो औसत 48 केजी है, तो हम 48 लिख दिए। यहाँ पर आगे लिखेंगे टी प्लस 4 सी, यानी एक ट्रक और 4 कार बराबर हो जाएगा इनका जो वजन होगा, और वजन का योग हो जाएगा 8 पचे का 40, 4 और 5 चौ का 20, 4 24, यानी जो एक ट्रक और 4 कार का जो औसत वजन होगा, यानी वजन अलग अलग वजन है, वो है 240 केजी। इसके बाद हम आगे करेंगे, अगर ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए, अगर ट्रक के वजन को अलग कर देंगे तो केवल 4 कार ही बचेगी। और यहाँ पर इनकी 4 कारों की संख्या 4 है, उनके वजन का योग की जब बातें करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 47 केजी। इनका औसत वजन जो है 47 केजी बच जा रहा है, क्योंकि ट्रक के वजन को जैसे ही निकाल दे रहे हैं तो 1 केजी, यानी औसत वजन में 1 केजी की कमी हो जा रही है। तो अगर ट्रक को मिला रहे हैं तो 48 केजी औसत वजन है, यहाँ पर हम केजी लिख रहे हैं, और जैसे ही ट्रक के वजन को निकाल रहे हैं तो वह 47 केजी हो रहा है, तो हम 47 लिख भी दिए हैं। यहाँ पर होगा 4 कार का जो वजन का योग है बराबर है 7 चौका 28, 2 बचा, और 4 में 4 से गुणा कर देंगे तो 16 और 2 18, तो हो जाएगा 188 केजी। मतलब 4 कार का जो वजन का योग होगा 188 केजी,
और जबकि ट्रक और 4 कारों का जो वजन है 240 केजी। तो केवल हमें ट्रक का वजन निकालना है। तो यहाँ पर है ट्रक प्लस 4 कार बराबर है 240 केजी, मतलब एक ट्रक भी इसमें शामिल है और 4 कार भी शामिल है। तो इसके बराबर हम टी प्लस लिख सकते हैं 188 केजी बराबर है 240 केजी, मतलब ट्रक का 4 कारों का जो वजन है वो 188 केजी है। तो ट्रक को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ट्रक का वजन 240 में से 188 को घटा देंगे तो हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पर बचा 13, और 13 में से 8 गया जाएगा 5, और यहाँ पर बचा 1। तो यहाँ पर 1 और 1 कट जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा केवल 52। तो 52 केजी के मतलब केवल ट्रक का जो एक ट्रक का जो वजन होगा 52 केजी होगा। तो आइए 100 मतलब जैसे ही 52 केजी होगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी में दिया है 52 केजी, और हमारा भी उत्तर आया है 52 केजी। यानी जो शायद आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर डी में 20 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी 52 केजी। तो इस तरह से जो ट्रक का ओजन होगा वो 52 केजी होगा, क्योंकि जैसे ही ट्रक प्लस 4 कारों का अगर ओजन मिलाकर है 240 केजी, लेकिन केवल 4 कारों का ओजन है 188 केजी। तो हम ट्रक यहाँ पर ट्रक प्लस 4 कार है, तो ट्रक प्लस 4 कारों का वजन हम लिख दिए हैं 188, और मतलब ट्रक और कारों का वजन में से 188 यानी 4 कारों का वजन अगर घटा देते हैं तो केवल ट्रक का वजन बच जा रहा है, यानी 52 केजी हो जाएगा। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।